हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। पहले जान लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप सभी को याद हो तो आज से 6-7 दिन पहले जो 5-6 तारीख को 2 दिन में जो 2 स्पेशल डिस्कशन सेशन हुआ था, जिसमें हम लगभग 3-4 घंटा कुछ बात किए थे, जिसके बाद भी वो पूरा सेशन इनकम्प्लीट रहा, पूरे तरीके से अधूरा रहा, क्योंकि उसमें से 2-3 बात पे पॉइंट पे ही हम चर्चा कर पाए, जिसमें से 2 बहुत मेन पॉइंट छूट गया जो बहुत इम्पॉर्टेंट था क्लास 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए, जो भी स्टूडेंट थे हमारे गांव के और आसपास के, मतलब जो भी क्लास 10th में और क्या 12th में जो इस बार गया है, जो अगले साल 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहता है, मतलब देने वाला है, तो उन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला था। लेकिन समय के कारण कि समय ज़्यादा नहीं था, इस कारण से पूरा का पूरा हम नहीं कर पाए। तो हम फिर बोले थे कि हम मार्च में आ करके इस सारा बात को कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर याद आया कि शायद हम मार्च में नहीं आ पाएंगे, तो हम यहीं से वो सारा उस टॉपिक जो 2 बच गया पॉइंट उसको कंप्लीट करेंगे। अभी वाला जो एक टॉपिक, ये जो वीडियो है, ये एक टॉपिक पर है जो ब्यूटी ऑफ साइंस या इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। देखो, इस वीडियो को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या करेंगे इसमें हम। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे अच्छा तरीका है कि 9th और 10th का जो चैप्टर है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ हर चैप्टर को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान कितना मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कितना कमाल का है कि आज इसके कारण दुनिया में मतलब कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका क्या भूमिका है दुनिया में। यानी कुछ उदाहरण लेकर के हर एक चैप्टर का कुछ उदाहरण। पूरा एक बात और है कि पूरा विज्ञान हमें एक क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम बस खाली कुछ उदाहरण लेकर के कुछ समझाने का कोशिश करेंगे कि देखो, थोड़ा सा समझो कि विज्ञान कितना मस्त है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। अगर समझ के पढ़ा जाए तो कितना मज़ा आने वाला है। और मतलब ये सारा बात करेंगे और फिर बताएंगे कि जो 10th में है इस बार गया और जो 12th में आए अगला साल देना है 2026 में, उन लोग को किस तरीके से विज्ञान को समझ के पढ़ना है, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, वो सारा बात लास्ट में हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहले हम एक एक उदाहरण लेकर के समझेंगे। तो समझ में आया बात कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी मक्खियों के लिए जो क्लास 10th में इस बार आए हैं, या 9th क्लास को हो या 10th क्लास को हो, 11, 12, ये 4 क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो भी अभी बताएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना कि हम कहना क्या चाहते हैं। लास्ट में तुम लोग भी पूछना कि इतना सारा बता के आप कहना क्या चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना कि ओवरऑल ये बताना क्या चाह रहे हैं, तो लास्ट में हम समझा देंगे। ठीक, बाकी बारी बारी से एक एक चैप्टर हम लोग आराम से 9, 10th का ले करके समझने का कोशिश करते हैं। 9, 10th क्यों चूज किए? क्योंकि 9, 10th में बहुत मज़ेदार चैप्टर है, जो कि तुम लोग जो 12th में चला गया उन लोग को तो और अच्छे से समझ में आएगा, ताकि जो पिछला हम बताएंगे तो कुछ याद आएगा, तो लगेगा अरे इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अच्छा था। और जो 10th में है, जो 9th में है, वो लोग भी समझना कि अच्छा इतना मस्त है, तो अभी से लग जाना है, ईमानदारी के साथ खूब अच्छे से समझ करके विज्ञान पढ़ना है। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। समझ में आ गया कि ये इसमें हम क्या बात करने वाले हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। बस ध्यान से सुनना है। सच में अगर पढ़ने वाले तुम स्टूडेंट हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बस जो भी ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इतना वीडियो देख लियो तो इस वीडियो को देखना। और उस सेशन में जितने लोग आए थे, जैसे उस दिन लगभग 80-90 लगभग 100 लड़की सारा लोग आ गए थे, तो उतना सारा में से सबके पास तो फ़ोन नहीं है, तो जिसके पास भी फ़ोन है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो फिर उस दिन आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच गया। और अगर अभी से नहीं होगा तो फिर हम मार्च में आकर के इस पर फिर बात कर लेंगे आप सामने। ठीक, तो समझते हैं। ठीक, तो देखो करेंगे क्या कि एक एक चैप्टर को लेंगे। देखो पूरा पहले ही बता रहे कि पूरा विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, इतना समझना कि पूरे बात से लगभग 10-20% विज्ञान का हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरे बात से हम पूरा विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे। यानी थोड़ा सा सोचो कि जब ये इतना ही में अगर कुछ समझ में आए, करे इतना मस्त है, तो सोचो पूरा विज्ञान अगर पढ़े एक एक चैप्टर को तो कितना और मज़ा आने वाला है। तो हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो समझो थोड़ा। जैसे हम पहला चैप्टर 9th क्लास का एक पहला चैप्टर लेते हैं फिजिक्स का। अगर याद हो तो
जिसमें बल, गति का नियम, ये सारा कुछ पढ़ना था, गति के बारे में पढ़ना था। कुछ कुछ सोचो कि जानेंगे कि गति होता क्या है। अगर तुम उस चैप्टर को अच्छे से सब लोग पढ़े होते तो थोड़ा मज़ा आता फील के साथ कि देखो फिजिक्स तो पहले समझो और पहले थोड़ा सा विज्ञान का इंट्रो जान लेते कि देखो आज दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा शहर बसा है, जितना बड़ा बड़ा तुम शहर का नाम सुनते हो कि इतना बड़ा शहर है, वहाँ एक से एक टेक्नोलॉजी, या दुनिया में जितना प्रकार का टेक्नोलॉजी आया है, आज आसपास में जितने प्रकार का तुम मशीन देख रहे हो, वो सारा पॉसिबल हुआ है, सारा संभव हुआ है विज्ञान के कारण, विज्ञान से संभव हुआ है। तो जब विज्ञान के बिना ये सारा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा पीछे का सोचो तुम कि जब हम लोग छोटा थे, जैसे हम अपना ही बताते हैं कि आज से 7-8 साल पहले कीपैड वाला भी फ़ोन नहीं था। मतलब सोचो कि कितना उस समय की स्थिति था कि कोई मतलब दूसरा गांव से बात करना, उससे भी पहले जाओ तो कभी ना कभी तो ये सब नहीं था। लेकिन आज आ गया कैसे? आज चंद्रयान 3 के बारे में हर कोई जाना होगा कि पृथ्वी पर बैठे बैठे कहीं दूसरा ग्रह पे या दूसरा से कह सकते हो उपग्रह पे जा कर के हम लैंड करवा दे रहे हैं, वहाँ पे जा कर के उतार दे रहे हैं यहाँ से बैठ। तो ये सारा पॉसिबल है विज्ञान के कारण। इसके अलावा और भी तुम सोचो आसपास में जितना बड़ा बड़ा चीज़, जैसे पंखा हो गया, एसी कूलर, गर्मी के दिन में मतलब मशीन को देखो कितना मतलब नेक्स्ट लेवल का काम है। फ़ोन को ही देखो डिजिटल रेवोल्यूशन, ये भी संभव हुआ है विज्ञान के कारण कि आज हम यहाँ हैं, तुम लोग अपने अपने घर पे हो, हम कुछ तुम लोग से कहना चाहते हैं तो हम एक डिजिटली यानी इंटरनेट का यूज करके, फ़ोन का यूज करके, जो भी मतलब होता है, जो भी मतलब प्रोसेस होता है उस सारा का यूज करके हम तुम्हारे पास अपना बात पहुंचा दिए। ये भी क्या है, विज्ञान की खूबसूरती है कि विज्ञान कितना मतलब गजब कमाल का चीज़ है। ये कहीं अलग से नहीं आया, यही फिजिक्स केमिस्ट्री, इसी को अच्छे से कोई पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा, वहाँ से कुछ दिमाग लगाया और वैज्ञानिक बन के कुछ ना कुछ खोज कर दिए। तो ये विज्ञान को हम लोग समझ रहे हैं कि वाह इतना अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में लास्ट में बताएं कि बायोलॉजी में बस जीव के बारे में पढ़ना है, शरीर के बारे में पढ़ना है, या जानवर हो या हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखना थोड़ा जितना भी बात बता रहे हैं बस आराम से सुनना कि कहना क्या चाह रहे हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सोचना कि हाँ बात तो सही है कि इतना कुछ अभी तक दुनिया में हुआ, इतना बड़ा बड़ा काम, ये सारा पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के कारण। तो ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इससे घबराना नहीं है, मतलब ये नहीं सोचना कि दिख नहीं रहा, ये हम अपने हिंट के लिए लिखे हैं कि हम तुम लोग को अभी जो कुछ भी बात करने वाला है हम कुछ कुछ यहाँ से देख करके और बताएंगे, ये सबके लिए नहीं, बस खाली हमारा बात सुनना ध्यान से, ठीक, लास्ट तक सुनना, थोड़ा अब सुन ही रहे हो तो लास्ट तक सुनना, ठीक। तो शुरू का चैप्टर लेते हैं, ठीक। विज्ञान, अभी हम क्या बताएं कि विज्ञान के बिना मतलब आज जितना कुछ भी हुआ दुनिया में, जो भी देख रहे हो एक से एक मशीन, जो भी एक से एक अजूबा चीज़ देख रहे हो कि अरे ये भी होता है, सारा पॉसिबल है, सारा का सारा संभव है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के कारण। और वो विज्ञान क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी में मतलब कि उसमें हम बीमारी को जाने हैं, काफ़ी सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में से केमिकल वगैरह बहुत कुछ मिला करके दवा एक से एक बनाए, वैक्सीन बनाए, तो सारा अभी बात करेंगे, ठीक। ये सेशन शायद 45 या 1 घंटा को हो जाए, लेकिन एक सेशन में एकदम सब दिन के लिए थोड़ा सा समझ लें कि वाह कितना अच्छा विज्ञान है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, सारा हम नहीं बोल रहे, कुछ ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो पहला चैप्टर लेते हैं, क्लास 9 से ही शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर हो जो भी हो, उसमें पढ़ना था एक बल तथा गति के नियम। सोचो बल, थोड़ा सा अगर इसमें देखोगे, हम पूरा पढ़ा नहीं रहे तो इसको कभी सोचा, जब पढ़ रहे थे तो कभी सोचा कि बल क्या है, क्या कहाँ पर काम करता है, हम बल को देखे हैं कि नहीं आसपास यूज होते हुए। इसके अलावा गति, देखो गति जब पढ़ोगे तो गति का नियम पढ़ना है। 3 नियम है जो न्यूटन ने दिया, न्यूटन जी बोलिए क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी कि इतना बड़ा महान काम करके, इतना बड़ा खोज करके गए। तो न्यूटन जी का 3 नियम है, जैसे न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। थोड़ा सा सोचना कि तीनों नियम कहता क्या है, थोड़ा सा इसको बारे में कभी जब पढ़ रहे थे 9th क्लास में या जो 12th में आ गए या 10th में है, थोड़ा सा सोचना कि 9th क्लास का एक चैप्टर है, हमको गति के बारे में आता है कि नहीं, पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है। और फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो आसपास घटता है, घटने वाली घटनाओं को ही लिख दिया जाता है किताब में कि ये इस कारण से घटता है। तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम हम अपनी आंखों से कभी होते हुए देखे हैं? तो ज़रूर, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। आज भी तुम अगर चल रहे हो या कोई सामान रुका हुआ है तो रुका हुआ उसको जब तक फोर्स नहीं लगाते तब तक नहीं हटता है, या किसी चीज़ को फेंक दिए,
अगर मान लो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, घर्षण जैसा कुछ नहीं रहता, तो एक बार धीरे से भी फेंकते तो जीवन भर दौड़ते चलता है, जब तक वो नहीं रुकता है तब तक उस पर कोई अलग से कोई फोर्स ना लगाए, अलग से बल लगा के ना रोके। इसी तरीके से गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसी में उदाहरण तो पढ़ोगे कि जो हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या कहीं बस में बैठते हैं, तो चलते समय बस जब ब्रेक लगाती है तो हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। वो क्यों होता है? चाहे सोचो कि एक बहुत बड़ा कोई स्पीड में एक्सीडेंट तो बहुत सारा सुने हैं कि एक्सीडेंट पर बाइक से पूरा बैठा हुआ है, 100 का स्पीड से जा रहा है, उसका इतना दूर से शरीर मोशन में है, इतना दूर से रेस्ट में है, इस तरीके से उसका कहीं ना कहीं बॉडी भी मोशन में है। अचानक जा कर के गाड़ी में टक्कर मारा पूरा 100 का स्पीड में, तो गाड़ी तो टक्कर होकर के रुक गया, लेकिन शरीर भी तो टकराएगा क्योंकि ये भी तो गति में था। तो ये जब टकराता है किसी चीज़ से, बस से, मतलब कहीं भी पेड़ उड़ से, तो फिर चिथड़ी उड़ जाती, तो यानी कि एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट में भी गति का दूसरा तीसरा नियम सब काम करता है, क्योंकि जिससे टकराता है तो उधर वाला भी उतना ही ज़ोर से फोर्स लगाता है, क्योंकि गति का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी तुम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, जितना उतना उधर से लगा ले रहे। अगर तुम्हारा बल ज़्यादा हो गया तो वो हिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम उसको नहीं हिला पाओगे। थोड़ा सा ही प्रैक्टिकल सोचना कि अरे वाह, इस चैप्टर में इतना अच्छा बात पढ़ना था, बस जानना था। तो यही तो 3 बात हुआ कि गति का पहला, दूसरा, तीसरा नियम जान गए, इसमें क्या क्या होता है। ठीक, ये बस थोड़ा सा हम बताएं कि एक चैप्टर में देखो इतना सारा बात है, इसके अलावा इसमें और भी कुछ पढ़ना है। फिर एक दूसरा चैप्टर लेते हैं, गति का तीसरा नियम, तीनों के बारे में तुम अभी भी सोचना, जो 12th में है, जो 10th में है, कि अच्छा उसमें क्या क्या छोड़ दिया, बस थोड़ा सा जान लेना कि क्या कहे थे न्यूटन जी। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। सोचो कि कितना मज़ेदार चीज़ है। आज जितना वस्तु कुछ भी फेंकते हैं ऊपर तो नीचे ही गिरता है। इसका भी खोज कौन की? न्यूटन। देखो कितना मस्त, मतलब वैज्ञानिक लोग भी न्यूटन का इम्प्लीमेंट देखो कि इसका उदाहरण भी है। गुरुत्वाकर्षण तो हम समझ रहे हैं कि आकर्षण, खींचने की जो प्रवृत्ति है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। तो पृथ्वी इतना बड़ा चीज़ है, और पृथ्वी पर जितना वस्तु है इससे तो बहुत कई गुना बड़ा है पृथ्वी। तो सारा वस्तु को अपनी ओर ही खींच रहा है, यानी कुछ भी सामान ऊपर फेंकते हैं तो नीचे कहाँ गिरता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। ये सब कोई जानता होगा, हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण, लेकिन इसमें और अगर खोद के पढ़ना स्टार्ट करें तब मज़ा आएगा कि गुरुत्वाकर्षण है। तो कोई एग्जाम्पल बताइए कि कैसे। जैसे हम बहुत बार ट्यूशन में भी एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे तुम लोग एक कलम ही ले लो, तो कलम के पीछे जो एक छेद लगा हुआ है, छेद होता है, वो किस लिए होता है? वो भी वहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है कि अगर कलम के छेद में उस छेद को बंद कर दो और थोड़ा देर लिखते रहना, नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बाहर से हवा जा रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है हवा। या तो कलम के लेकर के थोड़ा देर दीवार पे लिखना, ऐसे नीचे करके थोड़ा देर चलेगा, उसके बाद से वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका फोर्स जो लीड वाला जो भी है स्याही, उसका पीछे से फोर्स लगने लगा, सब अब नीचे आने लगा, तो वहाँ पर से ख़त्म हो गया, तो लिखाना बंद हो गया। सोचो एक कलम में भी इतना अच्छा प्रयोग होता है। चाहे छोड़ो कि जो भी हम लोग गांव में रहते हैं, पहाड़ उहाड़ पे चढ़े हो, तो हम लोग ऐसे करके पहाड़ चढ़ते हैं, ऐसे करके सीधा हो गए काहे नहीं चढ़ते? क्योंकि पहाड़ ऐसे है और हम लोग खड़ा रहेंगे ऐसे। पहाड़ अगर ऐसे है तो हम लोग ऐसे खड़ा रहेंगे, तो नीचे वाले से फोर्स लगेगा तो हम लोग पीछे टन आ जाएंगे, मतलब पीछे खिंचा जाएंगे। तो इससे चलते हैं हम लोग थोड़ा झुक के चलते हैं कि सामने फोर्स लगे, सामने लगे तो हम आराम से चढ़े। या उसी समय देखो कि जब हम लोग पहाड़ से उतरते हैं तो जाते समय तो बहुत भार पड़ता है, लगता है कि थक गए, आते समय थोड़ा सा एक पैर बढ़ाया एकदम दौड़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है। सोचो कितना इंप्लीमेंट हो। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण का। थोड़ा सा सोचना कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ कहाँ काम करता है, और अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या हाल होता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं दूरी पर जाके ख़त्म होता है, वहाँ के बाद हम जा करके तुमको फेंक दिए गिल्ले बाहर अंतरिक्ष में, तो तुम वहीं तैरते रहोगे। यानी सोचो गुरुत्वाकर्षण कितना मज़ेदार चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है। अब यही सब पर खाली इतना ही नहीं पढ़ना है, हम बोल रहे हैं कि हम जितना बता रहे हैं बस 2-2 एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मज़ेदार बात है, और जो अपनी आंखों से डेली देखते हैं। तो तुम जब पढ़ रहे थे या 9th में या 10th में जब भी, तो ये विज्ञान इतना जो अच्छा चैप्टर है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ रहे थे। अब कहो कि भैया टीचर रहेंगे तब ना अच्छा वैसा, हाँ ये भी एक बात है कि टीचर रहेंगे, तो वही तो हम बात कर रहे हैं बार बार कि तुम लोग बहुत चीज़ से पीछे हो, क्योंकि मिलता नहीं हो उतना। तो अगर अभी भी हम बता दे रहे तो इसके बाद से टीचर नहीं भी है तो तुम खोजने का प्रयास करो कि इस चैप्टर में कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि टीचर हर कोई बताता है, बस खाली यही है कि कितना मज़ेदार तरीके से बता रहे हैं।
तो इसलिए तो बोले थे डिजिटल रेवोल्यूशन एक टॉपिक की यूट्यूब पर एक से एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, कहीं से भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण का कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लिए, और कोई क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चलो और सोच लेंगे। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जितना भी पृथ्वी पर वस्तु है हम फेंक रहे हैं तो फेंक, जैसे तुम यहाँ से एक सामान फेंको, चाहे मान लो कि यहाँ से हम कुछ लिए पत्थर और पूरा दूर तक ऐसे फेंके, थोड़ा दूर जा करके वो गिर जा रहा है नीचे, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जाने नहीं दे रहा है कि कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। यानी कुछ भी सामान फेंक रहे हैं, कितना भी स्पीड से फेंक रहे हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं गिर ही जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, गुरुत्वाकर्षण। सोचो कि कितना काम हो रहा है गुरुत्वाकर्षण का। तुम देखो कि यहाँ से जब सैटेलाइट जाता है ऊपर, तब पीछे से पूरा वो निकलता है, क्या बोलते हैं, आग निकलता है, जो भी पीछे से जो भी लगता है तो वो निकलता है, तो वो पीछे पूरा फोर्स लगाता है, तब जा कर के उड़ता है रॉकेट। रॉकेट के पीछे से जो आग निकलता है वो हवा में पूरा पीछे, वहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है कि जितना हम जोर से फोर्स लगाएंगे उतना स्पीड से ऊपर जाएगा सैटेलाइट। उस तरीके से देखो कि अभी भी न्यूटन जी का गति का जो नियम है कितना यूज में आ रहा है। डेली अपना दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं घूमते हो, घर्षण के बारे में पढ़ो कि सोचो कि घर्षण नहीं होता तो हम लोग चल ही नहीं पाते, लिख ही नहीं पाते। अगर कॉपी पर लिख रहे हो तो वो बिना घर्षण के नहीं लिखाता। बहुत कुछ यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक, तो दो चैप्टर में ही कुछ कुछ हम बात समझे कि वाह, ये दोनों चैप्टर में इतना अच्छा बात था। ये तो इतना ही बोल रहा है, अभी सब में नोमेरिकल मेन है। नोमेरिकल जो बनाना होता है कि कुछ बोल देगा इसमें, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का नोमेरिकल बनता है, तो वो नोमेरिकल मेन है। क्योंकि अभी तो गांव में पढ़ते हो तो नोमेरिकल का नामो निशान नहीं कि नोमेरिकल भी पढ़ाया जाता है। इसी कारण से गांव के बच्चा IIT नीट जैसा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में नीट हो गया, JEE हो गया, या बड़ा बड़ा कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो फिजिक्स पूछता है वो ऐसा नहीं कि पूछेगा कि नियम कितना है, कैसे है, वो सीधे पूछेगा नोमेरिकल, उसी बेस पर नोमेरिकल पूछेगा। अब उसमें तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ मान याद होना चाहिए, फिर मैथ जैसा ही बनता है नोमेरिकल। एक बात तो तय है कि जिसको मैथ अच्छे से आता है उसी को फिजिक्स आएगा। समझ में तो सबको आएगा, लेकिन नोमेरिकल बनाने उसी को आएगा जिसको मैथ अच्छे से आता है। तो मैथ फिजिक्स दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया खाली कॉन्सेप्ट। मेन क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं थ्योरी, कि बात समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, बल, गति सब क्या है। लेकिन उसमें सबसे मेन होता है नोमेरिकल, आंकिक प्रश्न, जिसको बनाना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है, जिसके लिए तरीका होता है, और वो जो किया उसको बोलते हैं कि हाँ हमको फिजिक्स आता है। अगला चैप्टर समझो ध्वनि। सोचो कितना इंटरेस्टिंग बात है। मतलब सोचो कि ये देखो एक माइक लगाए हैं और यहाँ से वहाँ जा कर के कहाँ से कहाँ, मतलब हम कैसे बोल पा रहे हैं। ध्वनि के बारे में सोचो कि हम कोई मतलब क्लास में ही पढ़ाते हैं तो जितना भी बच्चा बैठा हुआ है, ध्वनि का क्या क्या गुण है। गुण है यही कि अगर यहाँ से हम माध्यम ख़त्म कर दें, ध्वनि किसी न किसी माध्यम से गुजरता है, ठोस से गुजरे, द्रव से गुजरे या गैस से गुजरे। अगर हम कोई मशीन लगा करके यहाँ से पूरा गैस ख़त्म कर देते हैं, कहीं क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं बैठ करके, अगर हम किसी मशीन लगा करके वहाँ से जितना भी ऑक्सीजन है सबको निकाल लेते हैं, मतलब माध्यम खाली कर देते हैं, उसके बाद जब भी हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा आवाज़ तो निकलेगा, लेकिन यहाँ से वहाँ किसी को नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में हम पूरा माध्यम ख़त्म कर दिए हैं। क्योंकि ध्वनि 3 माध्यम से गुजरता है, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में थोड़ा सा उससे, और फिर गैस में। सोचो कि कितना कमाल का चीज़ है। इतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ बहुत सारा पढ़ना है। इसी कारण से आज स्पीकर है, मतलब कि सोचो कि माइक से कोई आदमी बोल रहे हैं यहाँ, एक तार के माध्यम से वहाँ क्या कैसे चल जा रहा है, कितना मतलब कल्पना करके सोचो कि जैसे यहाँ से बोल रहा है एक, और कभी कभी तो वो वाला माइक होता है जिसमें तारे नहीं होता है, और यहाँ से बोल रहा है वहाँ बॉक्स में सुनाई दे रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है। तो जब उस चैप्टर को तुम पढ़ते तो इस बात को अगर सोचता कि अच्छा इस कारण से इतना मज़ेदार है, तो ये पढ़ते समय काम होना चाहिए था कि अच्छा इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ध्वनि से रिलेटेड जितना भी उदाहरण है, जितना भी अपने आँख के सामने घटना घट सकते हैं, सबको जानेंगे। चाहे एक चीज़ और देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, इसके बारे में थोड़ा सोचो। सब कोई देखा ही कि एक रूम में तू बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक, पास से कोई गाड़ी गुजर गया, इधर से उधर कहीं से गुजरा, लेकिन तुम अंदर बिना देखे उस गाड़ी को बता दोगे कि किधर से किधर पार हुआ। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है तब पास का रोड से कोई गाड़ी गुजरेगा तो किधर से किधर गया, कि इधर से इधर गया कि इधर से, बिना देखे तुम बता दोगे। तो ये भी ध्वनि का एक कॉन्सेप्ट है। क्यों बता पाते हैं? ध्वनि का एक गुण है जिसके कारण हम बिना देखे बता देते हैं कि गाड़ी इधर से इधर गया या इधर से इधर गया।
उसका आवाज़ सुन करके, डॉपलर इफेक्ट। इसके अलावा इसमें और भी कुछ पढ़ना है, बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के रे के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किरण, जैसे में बीटा, गामा, अल्फ़ा, या विजिबल रे, या एक्सरे, बहुत सारा रे के बारे में कि कैसा काम करता है। तो ये ध्वनि का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए, 2-3 एग्जाम्पल दिए, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, तो 3 चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अगला देखो, हीट एंड टेम्परेचर। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, क्या लगता है कि पानिया पूरा ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया कि मौसम हुआ है? पानी तो नीचे जैसा था वैसा ही है, तो ठंडा लगना। या टेम्परेचर, इसमें तुम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़ोगे कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, कैसे कैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बढ़ता है कि ठंडा लगता है, टेम्परेचर घटने से क्या होता है, यानी कुल मिलाकर तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तापमान का जानकारी होगा, एक थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है। जैसे कोई बोले कि हमको बुखार लगा 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री सेल्सियस की, केल्विन की, फ़ारेनहाइट? बोलता है ना कि हमारा 93, 97, 98 डिग्री बुखार। अगर 98 डिग्री सेल्सियस में बुखार होगा तो समझो कि खौलने वाला स्थिति आ जाएगा, क्योंकि 98-100 डिग्री पर पानी खौलने लगता है। तो 98 डिग्री सेल्सियस में बुखार नहीं लगता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार लगता है। तो ये जानकारी रहेगा तब ना कोई बोलेगा कि 98 डिग्री केल्विन में बुखार लगल है, मतलब इतना ठंडा कि माइनस, मतलब छोड़ो, सोचो कि तापमान के बारे में इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हम अच्छे से सब टेम्परेचर को जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारा उदाहरण देखेंगे, थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे कि बुखार कैसे मापता है। समझ में आ रहा है बात? तो इस चैप्टर में देखो कितना काम का बात है। उसके अलावा देखो ना, इसमें और भी कुछ पढ़ना है, बहुत मज़ेदार अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे तुम लोग सोचना कि स्प्राइट के बोतल में इतना सा खाली काहे रहता है, जब पैक रहता है स्प्राइट का बोतल या कोई भी ऐसा बोतल जो इतना खाली काहे रहता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हीट काम करता है, हीट का एक गुण काम करता है, यानी तापमान या उष्मा का एक गुण काम करता है, जल का उष्मा, जो भी उसमें पढ़ोगे तो सब पता चलेगा। तो जब उसको फ्रीज में रखते हैं तो इसलिए रखा जाता है कि जैसे फ्रीज में रखेंगे तो ठंडा हो करके ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि ये जल का गुण है कि 4 डिग्री से कम जाएगा तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ भी हो, इसमें मतलब ये सारा पढ़ना था। तो देखो कि अगर स्प्राइट में हम इतना खाली ना करके पूरा भर करके ठेपी लगा दें, ढक्कन लगा दें, उसके बाद फ्रीज में ठंडा कर दें, तो सोचो कितना, थोड़ा देर बाद जब ठंडा पूरा होगा, 4 डिग्री 5 डिग्री और कम पहुंचेगा, 0 डिग्री तक पहुंचेगा, तब जा कर के वो बोतल में जगह नहीं बचेगा, तो वो बोतल या तो फट जाएगा या तो टेढ़ा हो जाएगा। इस कारण से वहाँ खाली करते हैं। तो ये कहाँ से आइडिया आया होगा? जो भी मतलब वैज्ञानिक हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी मतलब इंजीनियर टाइप के लोग, वो सबको आइडिया कहाँ से आया? फिजिक्स का इस चैप्टर को पढ़ के, क्या कि उस बोतल में इतना जगह खाली करके रखेंगे। ये तो हो गया 1-2 एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का बहुत सारा एग्जाम्पल है। बहुत, जैसे कह सकते हैं कि हम लोग नहाने जाते हैं तो सोचो कि कितना ठंडा पानी ले, उसमें गर्म पानी, ठंडा के दिन में गर्म पानी करके नहाते हैं, तो कितना गर्म पानी डाले कि वो ठंडा हो जा रहा हो, कैसे अंदर में अणु, परमाणु, सारा जो भी कुछ है, जल का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो कैसे काम कर रहा है कि एक बाल्टी पानी लिए, एक तसला थोड़ा सा पूरा खौलाते हुए गर्म पानी लिए और आधा बाल्टी उसमें लिए, फिर पानी मिलाया तो जो ठंडा था वो भी गर्म हो गया। या कभी कभी इसमें और भी एग्जाम्पल अगर हम कभी पढ़ाते तो कुछ एग्जाम्पल देते कि कभी जैसे हम लोग का सर पढ़ा रहे थे तो एग्जाम्पल दे रहे थे क्या कि मान लो कि तुम ठंडा गर्म पानी किया नहाने के लिए और उसी समय तुम्हारा दोस्त आ गया, कोई कहीं से कॉल आ गया, तो तुम्हारे पास स्थिति बना कि इस पानी को ठंडा पानी में मिला के बात करने जाएं या ऐसे ही रहने दें, ताकि नहा के आएंगे 5 मिनट बात करके आएंगे 5 मिनट बाद, ताकि पता चला कि पानी ये पूरा ठंडा हो गया, तब मिला के चल जाएं या ऐसे अभी ढक्कन उकर लगा करके चल जाएं, क्या तरीका है? तो सबको लगा कि नहीं मिलाएंगे सर, मिला देंगे तो ठंडा हो जाएगा, और तो ऐसे छोड़ के जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ बात करोगे कि उष्मा जितना ज़्यादा निकलता है तो वो काम होता है। इसके अलावा एक और हमको बात याद आया कि टेम्परेचर के कारण है। तुम सोचो कि ठंडा के दिन में भी कपड़ा कैसे सूख जा रहा है, मतलब कितना कमाल का बात है कि धूप में होता क्या है कि हम जैसे ऐसे किए उसके बाद से कपड़ा सूख जा रहा है। अभी तो धूप वाला तो समझ जाओ कि भैया धूप लग रहा है तो वहाँ वाष्प बन के उड़ जा रहा है। अभी तो धूप नहीं निकलता है, फिर भी 2-3 दिन रख दो, पूरा फैला के रख दो। कभी कोई कपड़ा ऐसा है कि धो करके ऐसे मोड़ से मोड़ के रख दिए, 4-5 दिन तक नहीं सूखेगा,
और उसको ठंडा भी के दिन भी है तो थोड़ा फैला कर रख दो, नहीं भी हवा चल रहा है या नहीं भी धूप है फिर भी ये सूख जाएगा। वहाँ पे इस चैप्टर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। देखो इस चैप्टर में कितना अच्छा अच्छा बात था। तुम और भी सोचो कि कोई बर्तन होता है जैसे सस्पेन हो गया या तो कुकर हो गया, वहाँ पे वो हैंडल में वो जो प्लास्टिक लगा देता है वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उष्मा का संचरण जब तू पढ़ोगे तो लोहा में या जो भी मेटल है वो एक जगह से एक छोर से दूसरे छोर पर उष्मा पहुंच जाता है। कैसे? तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भूमिका होता है कि कैसे उसका अलग अलग जो एटम है वो गर्म हो जाता है, वो आगे तक पहुंचता है। यानी कि अगर हम यहाँ से 2 फीट 4 फीट के दूरी पर भी आग जला दें और यहाँ से एक लोहा या रड भी लेकर के ऐसे लगाएंगे तो कुछ देर बाद रड गर्म होते होते यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? फिजिक्स काम कर रहे हैं यहाँ। तो देखो हम जो कह रहे हैं थोड़ा सा रोक को भी देखना कि इस वाले बल तथा गति में हम गति का नियम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। फिर उसके बाद ध्वनि के बारे में बात की कि ध्वनि किस तरीके से काम करता है। ध्वनि मतलब आवाज़, इसका स्पीड कितना होता है। सोचो ध्वनि अगर हम पूरा कितना हो जोर से बोले, कितना हो जितना दम है, यहाँ से बोलेंगे तो कलकत्ता सुनाई दे देगा? नहीं। काहे? अब फ़ोन वाला सोचो कि फ़ोन से थोड़ा सा खाली फूस फूस करके बोलेंगे ना तो तुरंत भर में 1-4 सेकेंड में वहाँ भी सुनाई देगा फूस फूस। सोचो ध्वनि कैसे काम कर रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा सोच के देखना कि यहाँ से हम पूरा चिल्ला के बोले तो क्या यहाँ से बटरा बटरी सुनाई दे देगा? कितना जितना दम है बोल दे, कुछ तो काम कर रहा है कि यहाँ से जितना निकला, जितना फ्रीक्वेंसी जो भी कुछ है उसमें गुण, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो गया। सोचो कितना मज़ेदार था ध्वनि। और भी इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि ध्वनि किस में अच्छे से चलता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो देखो तीनों में हम कितना अच्छा कुछ उदाहरण लिया। अभी और भी उदाहरण है और इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो सारा हम नहीं बता रहे हैं, बस कुछ उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो विज्ञान कितना मज़ेदार है। थोड़ा सा ऐसे सोच के पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा और विज्ञान से नफरत नहीं करोगे। ऐसा नहीं कहोगे भैया विज्ञान हमको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इतना मस्त है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारा बात की। एग्जाम्पल कि टेम्परेचर के बारे में जानोगे, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इसके अलावा हम कपड़ा सूखने वाला बात बोले, इसके अलावा हम स्प्राइट वाला बात किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो जो हम बोले कुकर में जो लगा रहता है थोड़ा सा प्लास्टिक, वो काहे लगा देता है। सीटी में देखना, सोचना कि कुकर में जल्दी खाना काहे बनता है और तसला में काहे नहीं बनता है, कढ़ाई में काहे नहीं बनता है। हम लोग कढ़ाई में ऐसा कुछ है, ऐसा जो जैसे दाल ही है कि जल्दी इस कुकरे में काहे बनाते हैं, तो वहाँ पे जो अंदर में हीट होता है, अंदर में जो तापमान बढ़ता है तो किस प्रकार से काम करता है। सोचो इस चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था। घर में हम लोग सब्जी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वाष्प बन रहा है, हीट के बारे में समझ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं अपना आँख से कि यहाँ पर वाष्प निकल रहा है, कैसे पानी खौलता है, कितना डिग्री पर पानी बर्फ़ में मतलब जम जाएगा। और भी तुम इसमें संघनन के बारे में पढ़ोगे, इसी में तुम लोग क्वथनांक के बारे में पढ़ोगे, गलनांक के बारे में पढ़ोगे। खौलता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक, कि पानी कितना डिग्री पर खौल जाता है, लोहा कितना डिग्री पर खौल जाता है। देखो ये चैप्टर बहुत मस्त है। सोचो ये 9वां की हम बात कर रहे हैं, अभी 10वां बचल है, 11th बचल है, 12th बचल है। खाली ई 4 गो में ही देखो कितना एग्जाम्पल आ गया और सब में कितना मज़ेदार बात है, कितना मज़ेदार कहानी है, कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। और आगे देखो, चलो थर्मामीटर, यानी ये तो हो गया खाली 9 क्लास का चैप्टर। अब कुछ चैप्टर लेते हैं 10th क्लास का। अभी और भी चैप्टर हैं, बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बस कुल मिला करके कुछ एग्जाम्पल देके फील कराना चाहते हैं कि देखो विज्ञान कितना मस्त है। 10th क्लास का चैप्टर लेते हैं, इसको सबको रिलेट करेगा जो 12th में है, क्योंकि तुम पहला चैप्टर पढ़ोगे प्रकाश, यानी प्रकाश में प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा जल्दी हम रिवाइज करते हैं, ठीक। प्रकाश के बारे में ही जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश का कितना महत्व है कि बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। उसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कि प्रकाश तो ला दिए, हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उस पर बिना प्रकाश दिए हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, वहाँ से हमारे लौट करके प्रकाश हमारा आँख पे नहीं पड़ेगा, यानी परावर्तन की घटना नहीं होगा, तो हम प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। सोचो कि दुनिया में जितना लोग हैं, जितना आँख है, सब वस्तु तभी देख पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक घटना घट रहा है। क्या? प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन की घटना नहीं होगा, हम वस्तु नहीं देख पाएंगे, दुनिया का कोई आदमी नहीं देख पाएगा। सोचो प्रकाश का परावर्तन कितना मज़ेदार था। तुम प्रकाश का चाल पे ही खाली पढ़ लो ना कि प्रकाश का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब
अगर इसको हम काट करके अगर हम किलोमीटर में बदले तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ऐसे फट से बोले यहाँ से एकदम 3 लाख किलोमीटर। थोड़ा सा इमेजिन करना नंबर कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर सोचो कितना होता है। हम 100 मीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 100,000 की बात नहीं कर रहे हैं। सोचो 300,000 की बात कर रहे हैं कि 1 सेकेंड बोला ना, सन से स्पीड करके, मतलब प्रकाश का स्पीड चल जा रहा है। यहाँ से पृथ्वी से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर मैथ थोड़ा भी आता है तो थोड़ा रोक करके सोचना, 15 करोड़ किलोमीटर। सोचो यहाँ से दिल्ली पंजाब 500 1000 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, लाख की बात नहीं हो रहा है। और 1-2 करोड़ की ना, 15 करोड़ किलोमीटर। वहाँ से जब सूरज निकलता है या पृथ्वी के सामने आता है तो वहाँ से प्रकाश जब निकलता है तो पृथ्वी पर आने में उसको इतना का स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से भी 8 मिनट लगता है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है खाली प्रकाश का ही चाल, यह प्रकाश का इम्पॉर्टेंस कि प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, प्रकाश का परिवर्तन के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। पूरा एक रूम में पूरा लाइट कर दो, ठीक, और देख रहे, या कोई रूम में एक ऐसा सामान रख दो जिसको हम देखना चाह रहे हैं बाहर से। चलो इसको हम पढ़ाते थे, एग्जाम्पल देते हैं। हम इतना बात से समझाने की कोशिश की कि प्रकाश का परिवर्तन के बिना तुम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हो। मान लो कि इस रूम में बहुत सारा सामान है, हम यहाँ से वहाँ पे एक किताब रखा हुआ है, उस किताब को देखना चाहते हैं, लेकिन हम उस किताब पर हम किसी भी तरीके से प्रकाश नहीं जाने देंगे, और उसके बाद अगल बगल खूब रोशनी कर दिए, तो हो ही नहीं सकता है कि हम उस वस्तु को देख लें। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा अंधेरा में है। अंधेरा में रहेगा तो उस पर ना प्रकाश जाएगा और ना वहाँ से लौट के आएगा, ना हमारे आँख पर पड़ेगा, ना इधर रेटिना पर बनेगा, ना दिमाग को सिग्नल पहुँचेगा, कुछ नहीं होगा, सब लगेगा कि काला है काला है। तो कितना कमाल का है। इस चैप्टर को पढ़ाने में 3 से 4 दिन में खूब मस्ती से, खूब मज़ेदार से, खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ये तो हो गया परिवर्तन के, खाली ये हो गया परिवर्तन के बाद की और प्रकाश के बाद की। अभी इसमें और आगे पढ़ना है। इसी में पढ़ना है एक चीज़ दर्पण के बारे में, कि दर्पण में होता क्या है कि जितना प्रकाश पड़ता है सब के सब लौट जाता है, और जब प्रकाश पड़ता है लौटता है तो यहाँ पर एक नियम काम करता है कि इस वाले आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच में कोण बनता है जो बराबर होता है। तब परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, 2 नियम सारा कोई जानते होंगे, ठीक। फिर इसी में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण में भी बहुत कुछ होता है, फोकस होता है, ऐसे केंद्र होता है, हर जगह वस्तु रख रख के देख रहे हैं कि दर्पण पे कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। और दर्पण भी 2-3 तरह का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। घर में दर्पण देखे अपने आँखों से। प्रकाश का परिवर्तन तुम सोचो ना कि रूम में सारा बंद कर दो, खाली एक छोटे सा छेद निकाल दो, उसके बाद भी रोशनी आकर के उजाला कर देगा। क्यों? कि उस छिद्र से आया होगा रोशनी, आकर के पहले जहाँ टकराया वहाँ से फिर लौटा, फिर ऊपर जाकर कहीं टकराया, ऐसे लौटते लौटते करते 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 पूरा रूम में फैल गया प्रकाश। पूरा का पूरा परिवर्तन के कारण पूरा रूम, पूरा नहीं तो थोड़ा मोड़ा उजाला हो गया कि सब सामान दिखने लगा। सोचो एक छिद्र से खाली प्रकाश, कितना अजीब चीज़। यही सोचो कि इस रूम में बहुत सारा लाइट जल रहा है, हम जैसे स्विच बंद करें सब के सब लाइट कहाँ चला गया। थोड़ा सा सोच के देखना कि देखो प्रकाश का जब हम पढ़ रहे हैं तो देखो इसी में इतना इंटरेस्टिंग बात है। इसी में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े, उसका प्रकार के बारे में पढ़े। जब अगला फिर चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। अपवर्तन होता है कि मुड़ने की घटना, कि प्रकाश लौटेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा दूसरा माध्यम जाने के बाद मुड़ जाएगा। इसके बारे में, इसका भी 2 नियम, कुछ नियम है, इसके बारे में जाने। इसी में हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लेंस एक पारदर्शी है कि आर पार हो जाता है। इसमें लेंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसी में पढ़ना है दृष्टि दोष, कि किसी आदमी को दूर नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, किसी आदमी को नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। अभी दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, या दोनों नहीं दिख रहा है, बूढ़ा बूढ़ी को होता है कि ना दूरे दिखता है ना नज़दीके दिखता है। तो इस चैप्टर के हिसाब से लेंस को उस चश्मा के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है कि एक चश्मा में लेंस लगा दिए, यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस जो जरूरी पड़ रहा है यहाँ उत्तल लेंस, ऊपर में अवतल लेंस, और जो बूढ़ा बूढ़ी हो दोनों देख लिए। तो सोचो कि लेंस काहे पढ़े। अगर कोई पढ़ रहा है मस्त से, उससे कोई बूढ़ा बूढ़ी बोले कि बचवा हमरा दूर ना दिखाई देवे तो हम का करें, तो तुम बताओ कि दादी या दादा जो भी हैं कि अगर दूर ना दिखाई दे रहा है तो आपको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष है
तो इसको ठीक करने के लिए आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, तब जा कर के दूर की वस्तु दिख जाएगा। तुम पढ़ोगे तब ना अपना दादा दादी को, अपना घर में किसी को बताओगे, या कोई डॉक्टर बनेगा चश्मे का या आँख का, तो वो बिना ये चैप्टर पढ़े कैसे डॉक्टर बनेगा। इसको ज़रूरत पड़ेगा ना कि अच्छा दूरदृष्टि दोष पढ़े हैं, कौन चश्मा लगाना, पता चला कि दूर के ना दिखाई दे रहा है और ऐसा चश्मा लगाया कि भिरुए दिखाई दे रहा, दूर वाला नहीं दिखे, तो घरे जाके गली आएगी। तो ये सारा बात है। तब प्रवर्तन और अपवर्तन देखो कितना मज़ेदार है। जिस तरीके से उसमें दर्पण के बारे में पढ़े, इसमें लेंस के बारे में पढ़े। उसमें दर्पण पे अलग अलग जगह पे वस्तु रख के देख रहे थे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग इसमें भी लेंस में वस्तु रखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। कुछ नियम भी होता है कि कहाँ से प्रकाश आएगा तो कैसे गुजरेगा। देखो 2 खाली चैप्टर भी हुआ है। इसके जस्ट अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आँख के बारे में पूरा जान जाएंगे कि आँख कैसे काम करता है, फिर कैसे यहाँ किसी चीज़ को देखता है, एकदम सेकेंड भी नहीं लगता है, देखता है सीधे पीछे एक फ़ोटो बनता है, दिमाग सीधे सिग्नल देता है और बोल देता है कि वो किताब है, ये कैमरा है। सोचो कितना मतलब मज़ेदार तरीके से। सोचो अपना आँख है, शरीर का हिस्सा है, और इसके बारे में अच्छे से ना जाने कि आँख कैसे काम करता है, इसका क्या क्या पार्ट है, किस तरीके से हर चीज़ को तुरंत भर में देख लेता है, ख़राब कैसे हो जाता है, ख़राब होता है तो कैसे ठीक करते हैं। सोचो देखो सब रिलेटेड और सब अपना जीवन से, दैनिक जीवन से रिलेटेड है, और सब के सब आसपास कहीं ना कहीं घटते रहता है पूरा घटना। ठीक। और देखो इसी में अगर मानव नेत्र की बात बोले, इसी में बोले हो कि बहुत तरह के कलर के बारे में पढ़ोगे, लाइट के बारे में कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य काहे कहाँ पे, जैसे सिग्नल में काहे हम लाल रंग का यूज करते हैं, लाल रंग का यूज का है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारा इसमें चीज़ पढ़ना है। ठीक। और इसके अलावा तुम और पढ़ते हो कि इंद्रधनुष काहे बनता है। सोचो कितना मतलब मज़ेदार काम है। इंद्रधनुष शाम में ही काहे बनता है, क्योंकि इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन होता है और एक प्रकीर्णन, और उसमें एक और घटना होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तब जा करके प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 रंगों का मिश्रण है, वो 7 रंग बिखर जाता है। शाम में ही क्यों बनता है। और भी देखो कि पानी पड़ी थे और रौदा उगल है, तो वाला बात नहीं बोलना कि पानी पड़ी थे रौदा उगल है, सियार के ब्याह हुए थे, नहीं, पानी पड़ी थे रौदा उगल है। अगर बुनी बुनी पानी पड़ी था और रौदा भी उगल है, तब जा करके तू देखना पूरब साइड में, यानी पश्चिम साइड में, शाम में पश्चिम साइड में रहता है सूरज, तो यहाँ से सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो जो भी आसमान में छोटा छोटा बूंद बच जाता है वर्षा का, उस वर्षा के बूंद में एक घटना होने लगता है, अपवर्तन की घटना, प्रकीर्णन की घटना, वर्ण विक्षेपण की घटना, और सब मिलजुल करके एक बढ़िया सा इंद्रधनुष बनाता है। सोचो कि दोपहरिया में कभी तुम देखो इंद्रधनुष, या सुबह सुबह ही उठे इंद्रधनुष देख ली, शाम में ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम एक कहीं ना कहीं कंडीशन बनना चाहिए कि इधर सूर्य रहना चाहिए और ऐसे लंबवत प्रकाश न जा करके ऐसे तिरछा प्रकाश जाना चाहिए, तब जा करके उसी को बोलते हैं पंचसोखा। क्यों? क्योंकि सब बूंद को एक जगह जमा कर करके सोख करके, और उसमें एक किरण इधर से उधर जब गुजरने लगता है तो प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म में क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश डालोगे तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, तो वो प्रिज्म का काम करता है, वो बूंदवा। और देखो कितना नेचर, कितना प्रकृति मस्त है कि अपने से वहाँ पे सब कुछ बना ले रहे। सोचो कि इस चैप्टर में कितना मस्त था कि प्रिज्म, ये इसको हम लोग रेनबो भी बोलते हैं, और बोलते हैं क्या, अरे क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। कितना मज़ेदार है। तुम रात में मतलब दिन में सो रहे हो, शाम के टाइम में घरे पता चला कि पानी भी पड़ी था और रौदा भी उगल हो, तो ये ना सोचना कि सियार के ब्याह हुई था, ये सोचना घरे निकल के कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल के कि जरूर इंद्रधनुष बना होगा। और तुम आँख लूटते निकलोगे तो देखेगा कि सच में एक इंद्रधनुष है। कब बोल रहे हैं? जब थोड़ा मोड़ा वर्षा हुआ हो और रौदा उगा है। रौदा मतलब धूप, रौदा मगहिया में बोलते हैं रौदा उगल है। ठीक। तो सोचो कि इस चैप्टर में देखो प्रकाश का प्रवर्तन में कितना मज़ेदार था, दर्पण उपन के बारे में पढ़े, प्रकाश के बारे में कितना अच्छे से पढ़े, उसका लाइट का दूरिये के बारे में, उसका स्पीडे के बारे में कितना मज़ेदार काम था कि इतना स्पीड से चलता है। उसके अलावा अपवर्तन में जाने, लेंस के बारे में जाने, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, सब के बारे में जाना, और सब अपना आँखों से डेली दैनिक जीवन में देखते हैं। मानव नेत्र के बारे में पढ़े, आँख के बारे में जाने, बहुत सारा आकाश में ऐसा ऐसा मतलब वायुमंडल में ऐसा ऐसा घटना होता है प्रकाश से संबंधित, उसके बारे में जाने। और आगे देखो इलेक्ट्रिसिटी, कमाल का चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी जब तू पढ़ोगे कि कैसे मतलब हम यहाँ से स्विच दबाया और पंखा चलने लगा, कैसे काम करता है, हर चीज़ में करंट काहे नहीं पार होता है। और करंट कहते किसको है, धारा कहते किसको है। और धारा में होता क्या है, धारा यानी कि ढेर सारा जब आवेश
एकदम ढेर, मतलब एक कह सकते हैं कि धारा मतलब क्या, अकेले कोई धारा बना सकता है? पानी की धारा, हवा की धारा, खून की धारा। जब ढेर सारा रहेगा तो एक सीध में जाएगा, एक किसी डायरेक्शन में जाएगा, सब मिलजुल के जाएगा, तो उसको धारा बोलते हैं। तो धारा मतलब कि जब आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन एक सीध में एक ही डायरेक्शन में स्पीड में जाता है तो करंट बन जाता है, धारा बन जाता है। अगर हम तुमको यहाँ से 2-4 गो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले करके वैसे फेंक कर मारेंगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन ये ढेर सारा एक बोझा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन खूब स्पीड से मार देंगे जोर से तो करंट लगेगा, मर जाओगे। सोचो करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। यानी तुम आपसे बोलना कि हमारा इलेक्ट्रॉन मारा है। अगर घर में लाइन में मारे तो लाइन ना मारता है, बोलो करंट लगा है, और करंट लगा है केकरा कारण के मार लो, तो बोले कि हमारा इलेक्ट्रॉन मार ले। अब इलेक्ट्रॉन के दाम है तो ठेका देना दूसरों के। तो सोचो कितना मज़ेदार है कि इलेक्ट्रॉन इतना कमाल का काम करता है। तुम तो इतना ही सोच रहे हो कि सोचो कि एक 9 क्लास का केमिस्ट्री में चैप्टर था परमाणु। देखो 9 क्लास की बात कर रहे हैं। परमाणु मतलब क्या, जितना पदार्थ बना है सब छोटा छोटा परमाणु से मिलकर बना है। छोटा छोटा परमाणु, अगर हम यहाँ से एक छोटा सा ऐसे उखाड़ लिए कुछ, तो इसमें बहुत सारे परमाणु हम ऐसे जोर से ऐसे किए तो कई सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर से उधर आ गए। सोचो परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये सब परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन एक परमाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सोचो इतना छोटा परमाणु, और कमाल की बात क्या है, उस उतना छोटा परमाणु के अंदर भी कुछ है। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कुछ भार भी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का हम भार लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का भार लिखे हैं कि 9.1 × 10⁻⁻28 kg, -28 kg, 10⁻⁻28। और हम ट्यूशन में और स्कूल में बहुत बार पढ़ाए हैं कि 10⁻5 का मतलब बताओ, कि 10 का 5 बार गुना। तो 10⁻28 का मतलब 10 को 28 बार गुना, लेकिन माइनस में है तो नीचे आ जाएगा। यानी नीचे में 9.1 बट्टा 10⁻28, और 10⁻28 को गुना करेंगे, फिर पॉइंट में बदलेंगे तो 0.0000000 कितना, 28 को 0, तब जाकर लिखाएगा 19। बाप रे, इतना भारी। अरे भारी है, जीरो से इतना छोटा, 0.00000 28 27 को 0, इतना कम भारी इलेक्ट्रॉन का भार होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंक कर मारवो करेंगे तो पता न चलेगा कि इतना हल्का है। समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। फिर उसको 24 नीचे लाओगे तो 10⁻24 बनेगा, फिर उसको भी गुना करो तो 10⁻24 का मतलब 10 को 24 बार गुना, मतलब 1 पर 24 को 0। अब फिर जब पॉइंट में बदलोगे तो 0.00000 24 बार 0 लिखो, तब जाकर 1.6। सोचो कि कितना भारी है। भारी नहीं, इतना हल्का है, इतना हल्का है। तो कुछ तो जाने ना कि अच्छा इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन इतना भारी होता है, इसका वेट। और नहीं तो तुम सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। आवेश का गुण क्या है कि किसी चीज़ को किसी में सट जाना, इधर से जैसे हम जोर से ऐसे किए तो गर्म काहे हुआ, क्योंकि इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आया हुआ, इसमें से इसमें। एक बच्चा वाला भी तुम लोग सुने होंगे कि कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए और जोर से कलम रगड़े अपने शरीर में या बाल में, उसके बाद उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कण आवेशित हो गया। आवेशित मतलब कि खींचने का शक्ति उसमें आ गया। बिना ऐसे किए खींचने का शक्ति नहीं आया। क्योंकि तुम एक चीज़ पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी में देने पर पॉजिटिव चार्ज, ये सारा भी बात पढ़ने वाला था। कुल मिलाकर के हम बस उदाहरण दे रहे हैं, पढ़ाते तो बताते और अच्छे से। तो सोचो कितना मतलब काम का चीज़ है। अच्छा तुम लोग कभी सुने हो कि एक मोल या एक कूलाम, ये तो हुआ कि अच्छा कूलाम का नाम सुने हो कि इलेक्ट्रॉन आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। तो कूलम अगर आवेश का एसआई मात्रक है तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है। यानी कितना लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या लगता है ये सब फैशन में दिया है कि पढ़ने के लिए दिया है, याद करने के लिए दिया है, कुछ इस पर विचार करने के लिए ऐसा बनाया गया है कि थोड़ा सोचो कि कितना मज़ेदार है। खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ही निकल जाएगा दिन, इतना मस्त है। इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया, जो भी चैडविक, जो भी जितना भी लोग हैं, नाम सुना होगा ना, जैसे उसका नाम क्या था, अरे चलो याद नहीं आ रहा है, तो जे थॉमसन, चैडविक, ये सारा जो भी 9 क्लास में पढ़ना था तो वो सब के बारे में पढ़ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोज किया और कैसे इसमें, उसी में तुम पढ़ना ना कि एक एटम में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम मतलब परमाणु। एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ है। उसके अंदर में भी तो देखो आवेश है, सब अलग अलग कक्षा में रहता है, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। सोचो कितना मज़ेदार है। तो इस तरीके से तुम सोचो कि विद्युत धारा जब पढ़ोगे तो कोई भी तार में, कॉपर के तार में ही करंट काहे भागता है, प्लास्टिक में काहे नहीं भाग रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। हम लोग में काहे भाग जाता है, क्योंकि हम लोग के शरीर में इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर हम यहाँ से एक तार ला के जोड़ दिए और एक तार यहाँ ला के जोड़ दिए और यहाँ से यहाँ करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ से पार होगा और इधर जाएगा और बॉल जल जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर दो तार रहते हैं, एक तार का यहाँ जोड़ दे, पता चले तार घट गया, तो घट गया तो क्या करना है कि एक ई वाला अंगुलिया में जोड़ लेना है और एक ई वाला अंगुलिया में जोड़ कर थोड़ा इतना दूर बढ़ा लेना। ऐसा नहीं करना, कोई मर उड़ जाओगे तो हम ही परेशान होंगे, ये नहीं करना है, ठीक। तो सोचो कि कितना काम का चीज़ है कि विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की दर, कि इलेक्ट्रॉन कितना का स्पीड से जा रहा है। अगर खूब स्पीड से जा रहा है तो समझो कि खूब वोल्टेज दिले है, अगर कम स्पीड से जा रहा है तो कम। फेंक के मारेंगे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन तो सीधे करंट मारेगा, और 4 5 6 को फेंक के मारेंगे तो कुछ नहीं। यानी कि करंट मारता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो अभी खाली हम समझे विद्युत धारा होता क्या है। अब इसी में तुम पढ़ोगे कि वोल्टेज क्या होता है, तुम पढ़ोगे प्रतिरोध क्या होता है। तुम सोचो कि एक बड़ा सा मशीन में एक पतला तार जोड़ेंगे तो जल जाएगा, काहे उड़ जाता है। एक नाम सुनोगे प्रतिरोध, सुने हो। बल्ब कैसे जल जा रहा है, हीटर कैसे काम करता है, ऐसा सब जितना भी इलेक्ट्रिक सामान जो जल रहा है वो सब कैसे काम करता है, इस चैप्टर में पढ़ना था। वोल्टेज के बारे में जाने, और नहीं तो यहाँ पर हम लिखे हैं जैसे ए मीटर के बारे में जाने, वोल्ट मीटर के बारे में जाने। और अगर हम बात करें तो सबका ऐसा ही मात्रक अगर सुने होगे, सब सुने कि ओम, इसमें 3-4 साइंटिस्ट का नाम सुने कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जब पढ़ोगे, या उससे पहले भी तो एक ओम का नियम आता है कि V = IR। V वोल्टेज है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है। तीनों का रिलेशन कैसे है, क्या लिखा हुआ है, इसको कभी समझने का कोशिश की या कोशिश किया सब लोग जो 10th क्लास पार कर गए। तो ये सारा जब नहीं सोच करके पढ़ोगे तो इस कारण से फिजिक्स समझ में नहीं आता। इसमें और भी बहुत सारा बात आएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो अपने आप कमाल का चीज़ है। इसमें तुम देखो कि ए मीटर, वोल्ट मीटर, आवेश, कूलम, ये सब है क्या, प्रतिरोध, ओम। तो सोचो कि इस चैप्टर में और भी अच्छे से जानने वाला बात। इसी में जानते हैं कि बल्ब किस तरीके से काम करता है, हीटर, समझ में आया। तो इतना सारा चैप्टर, एक हो गया बल तथा गति, इसमें कई सारा उदाहरण दिए, थोड़ा सा पीछे करके देखना कि क्या क्या उदाहरण दिए। फिर यहाँ से हम इतना सारा ये देखें। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर देखते हैं। चलो 9th से ही शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो 9th क्लास का एक चैप्टर था, एक चैप्टर लेते हैं परमाणु। सोचो परमाणु जब पढ़ रहे थे, परमाणु क्या है, जितना भी पदार्थ है, या उससे पहले एक चैप्टर था पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। उसी में कभी जानेंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। उसी में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है। सोचो ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। तुम अणु परमाणु पढ़ोगे तो सोचो कि ढेर सारा, जब परमाणु मिलता है तो अणु बनता है। आयन क्या होता है, सोचो कि कोई भी पदार्थ लो, कुछ भी दुनिया के मिट्टी भी उठाओगे तो ढेर सारा परमाणु से मिल के बना है। उसमें के उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जब जूम करके देखा जाए कोई मशीन में रख करके, हम लोग का आँख का इतना औकात नहीं है, हम लोग जूम करके देख ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सोचो कितना कमाल का चीज़ था। 9वें का एक चैप्टर केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में जाने। उसी में तुम बिलियन के बारे में पढ़ोगे। पदार्थ में ही पढ़ना है कि ठोस से द्रव कैसे बदल जाता है, द्रव से गैस कैसे बन जाता है, गैस से फिर ठोस कैसे, सारा चीज़ उसी में पढ़ना था। उसके अलावा एक अगला चैप्टर परमाणु। अभी बात की है किसका, पदार्थ की अवस्था का, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कैसे काम करता है, क्या है, कौन खोज किया, किस लिए पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में भी तुम देखना कि एक कोई भी एटम में, एटम मतलब परमाणु में कैसे अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। पहला में 2, फिर 8, फिर ऐसे के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। अगर समझ के पढ़ते तो कितना मज़ा आता है। सोचो कि 9वां का ये सब चैप्टर है, जान जाते कि पदार्थ का 3 अवस्था क्या क्या है, ठोस किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, कितना मज़ेदार है। उसके बाद परमाणु बोले कि परमाणु में भी पढ़ेंगे तो कौन परमाणु, परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों। अब इसका खोज कौन किया, इसका काम क्या होता है, कैसे ये सब काम करता है, किस तरीके से किसी भी पदार्थ में लोग रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझे।
तो ये एक दूसरा चैप्टर। और आगे अगर हम चैप्टर बोले तो तत्व यौगिक मिश्रण, इसके बारे में भी जानोगे कि मिश्रण, विलयन, विलेय, विलायक सब क्या है। और आगे देखें तो आप 10th क्लास का एक चैप्टर लो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कि उसमें हम अलग अलग रिएक्शन के बारे में जानेंगे। देखो विज्ञान विज्ञान में 3 चीज़ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का इतना दूर तक हम समझाया, कुछ उदाहरण दी। अगर सुनते आ रहे हो तो लग रहा हो कि अरे वाह, हर चैप्टर में इतना अच्छा अच्छा चीज़ था और हमको कुछ नहीं पता है। कितना बुरा बात। गलती तुम लोग का नहीं है, इसको पढ़ाने वाला भी होने चाहिए अच्छे से। और तुम लोग की भी कुछ गलती है कि तुम लोग प्रयास नहीं किए। तो गलती किसको बोले कि हमको पता रहता था ना कि इतना मज़ेदार है, तो तुम अगर खोजते तब ना पता चलता। तो सबका एक दूसरे का गलती है। तो सब ब्लेम टीचर पर ना डालो कि भैया कोई पढ़ाने वाला मिला ही नहीं। तुम कितना मेहनत की, किताब का मतलब बीहन बुनने के लिए, मतलब किस लिए है किताब को, तो कोई कभी पलट करके पढ़ा। जो 9-10 में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे इससे पहले कोई बुक पढ़ता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं थोड़ा पलट के खुद से पढ़ ले। पढ़ोगे तो कहोगे मन ना लगता है, कि समझ में ना आता क्या कर। तो कभी प्रयास करो कि खुद से थोड़ा मोड़ा समझे। अगर 1 साल 2 साल पढ़ने का अगर ढंग आदत दे देते तो 9-10 में दिक्कत ना होता है, क्योंकि अब बहुत बुरा स्थिति हो गया गांव में बच्चा जो लोग को पढ़ने का। चलो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया कि अच्छा देखो, एक हम ये चीज़ रखें, ठीक। देखो केमिस्ट्री में ये जो हम रखे हैं, ये हर कोई देख रहा है कि क्या है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। इसमें टोटल 118 तत्व है। 118 तत्व में कम से कम तो 30, 35, 40 तत्व का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। नाम के साथ साथ संकेत, जैसे हाइड्रोजन बोले तो H, कैल्शियम बोले तो Ca, पोटेशियम बोले तो P नहीं K, एल्युमिनियम बोले तो Al, इसका संकेत हो गया। अब विज्ञान केमिस्ट्री का ये समझो कि क ख ग घ है। इसके बिना केमिस्ट्री सोचो भी नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं। अगर ये सब याद नहीं है, 9वां में, 7वां में, 8वां में थोड़ा मोड़ा भी, या 9वां में और 10वां में, 11, 12 में पढ़ रहे हो, अगर ये सब याद नहीं है, विज्ञान पढ़ने का सोच रहे हो केमिस्ट्री, तो मतलब तुम मजाक कर रहे हो इसके साथ। मतलब एक कखा गगा है, इसी के बिना चलवे नहीं करेगा। जैसे सोचो कि इतना तो तत्व का नाम हो गया, सबका नाम याद रहना चाहिए। कौन इसमें धातु है, कौन इसमें अधातु है। इसके अलावा कि इसमें से, ये तो इतना जान ही गए, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हाँ, कि तत्व का नाम एक तरीके से समझो क ख ग घ है। इसके बिना केमिस्ट्री चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये शुरुआत है। क्योंकि केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का अपना एक भाषा है। क्या भाषा है कि तुम बोलोगे कि नमक लिखो रसायन विज्ञान में, तो कोई लिखेगा नमक, कि लिखेगा डायरेक्ट NaCl, कोई लिखेगा जल तो H2O। और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा यौगिक मतलब कंपाउंड का नाम है, जो कुछ न कुछ मिला करके एक इधर से तत्व लिए दोनों को मिलाए तो कुछ एक नया तत्व बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो इस पूरे घटना को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कि रिएक्शन, कि कुछ पदार्थ लिए इधर, एक दूसरा पदार्थ, जैसे हाइड्रोजन लिए और हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिलाए तो जल बन गया। कैसे? तो ये सारा चीज़ पढ़ने वाला है। इसमें और भी खोज होना बाकी, बहुत चीज़ बाकी है। कैसे इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। NaCl, ये तो हो गया। क्या बोले कि तत्व का नाम याद होना चाहिए। इसके लिए, किसके लिए? रसायन विज्ञान के लिए। तत्व का संकेत पता होना चाहिए, तत्व का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। सबका बहुत काम है केमिस्ट्री में। अब ऐसे हम खाली बोल दिए तीनों कि क्या करेंगे याद करके, तो इसके बिना तुम थोड़ा सा एक बार सोचना कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब पढ़ोगे तब लगे कि अरे यही कारण है। और हमको पूरा विश्वास है, जिसको 10वां में, 11वां, 12वां जब भी हो, अगर विज्ञान समझ में केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमको तत्व, यौगिक, तत्व का नाम याद नहीं है, सारा नहीं याद करना है। 30-35 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से जिंक तक, फिर सोना का Au या Ag जो भी है, उस सब का परमाणु संख्या। अगर खूब अच्छे हो पढ़ने में तो परमाणु भार याद कर लो। उससे भी अगर टैलेंटेड हो तो संयोजकता याद कर लो कि लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है किसमें। इतना अगर हो गया तो समझो बहुत कमाल का है। इससे भी और मस्त हो, पढ़ने में खूब रुचि रखते हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, तो अब याद करो ढेर सारा पदार्थ का नाम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऐसा बहुत सारा पदार्थ है, पोटेशियम क्लोराइड। और भी बोलो तो जैसे तुम याद करो ग्लूकोज का सूत्र बताओ तो चीनी का सूत्र बताओ, या कास्टिक सोडा हो गया, या कोई चूना पत्थर का, इस तरीके से जिप्सम का बहुत सारा पदार्थ होता है। सबका अगर फॉर्मूला याद है तब तो 4 चांद लग जाएगा। किसमें? केमिस्ट्री में। यानी कि तत्व का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार,
उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता, उसके अलावा कुछ फॉर्मूला, और उसके अलावा अगर कुछ रिएक्शन पता हो गया तो समझो केमिस्ट्री में बल्ले बल्ले। तब कोई कह दे कि केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना अगर बेसिक पता है, उसके बाद चैप्टर पढ़ते समय इस सब बात को ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भार पता रहना चाहिए। एक मोल मतलब होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 23, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 क्या, एटम, मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु, अणु, आयन। जैसे कि अगर हम तुमसे बोले कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लाओ, हाइड्रोजन एक गैस है, तो तुम किसी मशीन से 1 ग्राम हाइड्रोजन खोज करके लाओ, उसमें हम पूछेंगे कि बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 या 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेके या 10 ग्राम हाइड्रोजन लेके मार दें तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन से मार रहे हैं, लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हुआ केमिस्ट्री की बात। फिर आगे जब पढ़ोगे तो अम्ल, क्षार, लवण, 3 टाइप का। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, सबका अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग गुण है। कि अम्ल जो होता है खट्टा होता है। इस चैप्टर को भी अच्छे से जानना था। फिर आगे क्या है, धातु, अधातु। जब तू इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे आवर्त सारणी में, तो ये जो अलग अलग कलर है, कोई इसमें धातु है, कोई अधातु है, कोई उपधातु है, इसी को अच्छे से पढ़ना है कि कितना आवर्त है, कितना ऐसे खड़ा वाला है, वर्ग जिसको बोलते हैं, सारा कितना है, सबका गुण पता होना चाहिए। यानी पूरे तरीके से अगर हम लास्ट कंक्लूजन निकालें तो हम ये सारा चीज़ बताने की कोशिश किए कि देखो इतना मज़ेदार था चैप्टर। जब तुम 10th क्लास में थे तो इतना सोच सोच के पढ़ते थे। हमको पूरा पता है कि शायद इसमें से कुछ को छोड़ के नहीं, बस रटने पर फोकस करना है। सोचो ना, ये सारा में अगर समझ के पढ़ते, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते, पूरा रोचक बना के पढ़ते, थोड़ा बढ़िया से उस पर ध्यान दे के पढ़ते, तो कितना मज़ा आता पढ़ने में। मज़ा भी आता और आगे के लिए काम भी देता है। और यही 10th में नहीं पढ़ने से, 9th में अच्छे से नहीं पढ़ने से, और 11th तो सब छोड़ता है। क्या छोड़ना, 11th वाला 12th में जाकर रोता है। फिर देखो 9 अच्छे से नहीं पढ़ा, 10 अच्छे से नहीं पढ़ा, 11th को छोड़ दिया, और 12th में जाकर सोच रहे कि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये सब लिंक है, ये सब बेसिक है। एक बात और, 9वां 10वां जो पढ़ना रहता है वही वाला पढ़ना है 11th 12th में, थोड़ा सा बढ़ा के अच्छे से। तो जिसका 9वां 10वां अगर मस्त है तो 11th 12th पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। उसको भार भी पड़ेगा, लगेगा कि चल सब देखा रहा, सब पहचाना, जाना पहचाना है, खूब अच्छे से पढ़ेगा। ये तो हुआ इतना सारा बात कि हम इतना सारा बात कह के, कहानी कह के बस बताया कि देखो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ सीखने वाला बात था, और जो अपने आंखों से देखते हैं, और थोड़ा पूरा इंटरेस्टिंग था। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और पूरा हम विज्ञान अभी नहीं पढ़ाए हैं। अगर तुमको सच में पढ़ने वाला हो, इतना देर समझ के अगर थोड़ा सोचो कि जो हम बता रहे हैं अगर समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मज़ेदार बात सीखना था, मज़ेदार बात जानना था, तब अगर तुम अच्छा स्टूडेंट हो तो तुमको लगना चाहिए कि हम बहुत कुछ छोड़ दिए। सोचो 9th 10th में इतना मज़ेदार है, 11th 12th इसी को विस्तार किया गया है और अच्छे से। समझ में आया? तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट वाली बात कि हम 4-4 एग्जाम्पल दिए हर एक चैप्टर में। अभी बहुत सारे चैप्टर भी छोड़ दिए। इसमें सबसे मेन है नोमेरिकल। हर एक चैप्टर में एक नोमेरिकल बनता है, मैथ जैसा। हर एक चैप्टर में 5-6 फार्मूला है, हर एक चैप्टर में 5-6 कॉन्सेप्ट है, सारा पढ़ना। ये तो हो गया खाली थ्योरी हो गया। मेन हुआ प्रैक्टिकल, नोमेरिकल। और मेन फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना मतलब नोमेरिकल पढ़ना। नोमेरिकल कोई बनाते हो? जो 10th 9 जो भी पढ़ रहे हो, 11th 12th, कोई सोचा कि नोमेरिकल हमसे बने? कोई नहीं सोचता है। और IIT का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, ऐसा बहुत NDA का एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है, उसमें कुछ नहीं पूछा है कि इसका नियम बताइए, तो दर्पण के बारे में बताइए, कि मिरर में बोलेगा ना कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, ये सब कभी ना पूछेगा सीधे नोमेरिकल। ये तो इतना ही बताया, अभी बहुत चैप्टर बाकी है। जैसे ग्रेविटेशन में भी तुम और पढ़ोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास 11th क्लास में पढ़ना। अभी बहुत सारे चीज़ छोड़े हैं, बस हम बोल रहे हैं 10-15% हुआ है। अभी सोचो कि 90-95% या 80% बचल है। सारा अगर पढ़ ले खूब अच्छे से, और सब मज़ेदार है। हम तो बस इतना हमको याद था, और तुम लोग पढ़े हो इतना, तो हम याद दिलाए कि थोड़ा थोड़ा याद है, तो इसी बात को हम याद दिलाते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि खुले करे भाई। इतना कमाल का था, और हम इतना बुरे तरीके से पढ़ के आए हैं। तो इतना बात बताने का एक ही पर्पज़
कि विज्ञान तो थोड़ा सा सोचो कि कितना मज़ेदार था और तुम लोग कितना ख़राब तरीके से पढ़ के आए हो। कभी सोचे कि इतना अच्छा अच्छा चैप्टर और इसका कहाँ काम आने वाला है, और इसका न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम कभी पूरा तो सब दिन इग्नोर करते हैं कि छोड़ना न्यूमेरिकल थोड़ी ना पूछता है। यही कारण से तो बिहार, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चा कहीं नहीं जा पाता है, उसको न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, फार्मूला का पता आता नहीं है, मैथ में भी दिक्कत है। और एक बात और है, जिसको मैथ आता है उसी को फिजिक्स आता है, क्योंकि फिजिक्स मतलब आने का मतलब ये ना कि खाली जान गए कि क्या क्या घटना हो रहा है, न्यूमेरिकल बनना चाहिए, तब कहो कि फिजिक्स हमको आता है, न्यूमेरिकल नहीं। तो जितना भी यूट्यूब पे जो बिहार बोर्ड के पढ़ाने वाले टीचर हैं, कोई सोचे हैं कि बच्चा को हम 9-10 में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो आगे के लिए पढ़ पा रहा है कि नहीं। जब न्यूमेरिकल ही नहीं पता आता है तो आगे के लिए कहाँ जाओगे। आगे मतलब क्या, IIT का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम, उसमें खाली न्यूमेरिकल पूछता है, वो भी नेक्स्ट लेवल का, हल्का हल्का ना, बढ़िया वाला दर। हर चैप्टर में फार्मूला होता है। तो सोचो का मतलब ये नाम का हुआ पढ़ाई कि काम का। और जितना टीचर भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, क्या उन लोग भी इस बात को सोचते हैं कि हमारा बिहार का बच्चा भी IIT नीट का एग्ज़ाम दे। क्यों? क्योंकि अगर सोचते हैं, और वो तो हो गया न्यूमेरिकल की बात। कॉन्सेप्ट में भी हम भी पढ़ के देखते हैं, जो बहुत आसान चैप्टर है, खूब मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है, उसको भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, बस खाली सब रटने में लगा। कितना दिन तक, ये तो हो गया टेम्प्रेरी, परमानेंट के लिए खूब समझ के पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पर फोकस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो रहना ही चाहिए, इसके बिना तो न्यूमेरिकल हो गए नहीं, लेकिन फार्मूला न्यूमेरिकल ये तब हुआ कि हम फिजिक्स पढ़े और केमिस्ट्री पढ़े। इतना दूर तक अगर समझ में आया, नहीं भी आया तो फिर से पीछे करके देखना कि इस वाले चैप्टर में हम क्या उदाहरण दिए, इस वाले चैप्टर में हम क्या उदाहरण दिए। और फिर तुम देखो कि जितना कुछ हम बताए कि इस सब चैप्टर में हम क्या क्या उदाहरण दिए, सबको अच्छे से सोचना, फिर पीछे से करके अगर नहीं समझ में आया होगा तब थोड़ा सा 1-2 बार देखने की कोशिश करना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और थोड़ा बताना चाह रहे थे कि देखो फिजिक्स कितना मस्त है। ठीक, अब बचा एक बायोलॉजी। क्या बचा? बायोलॉजी। तब बायोलॉजी के बारे में सोचो कितना मज़ेदार है कि हम लोग इसमें जीव के बारे में पढ़ते, जीव जंतु के बारे में, जिंदा प्राणी, जैसे मनुष्य के बारे में ही पढ़े तो हम लोग में क्या पढ़ेंगे। तो तुमको क्या लगता है कि बस ऊपर से दिख रहे नहीं है, अंदर अगर हम बात करें शुरू से ही, तो ये जो भी ओठ है या अंदर में दांत है, जीभ है, इसके बारे में भी पढ़ाई है कि दांत भी 4 प्रकार का, जीभ भी 2-3 तरह का, किसका क्या काम है। यहाँ से खाना लगाए तो हम इतना देर बोल रहे थे अंदर लार बन रहा है, उस लार का क्या काम है। यहाँ से खाना जो भी गया यहाँ से आहार नाली से, तो जा कर के आमाशय में कितना दूर रुका, फिर वहाँ क्या क्या काम हुआ, जो भी वहाँ अम्ल निकला, किस प्रकार से वहाँ अलग अलग एक मशीन लगा हुआ है, अलग अलग वहाँ प्रक्रिया हो रहा है। कोई वहाँ से फिर उसके बाद छोटी आंत में जाएगा, फिर वहाँ से प्रोटीन कोई खींच के लेगा, कोई वसा लेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट लेगा, कोई विटामिन लेगा, सब ले जा करके खून में दे देगा। खून ले जाएगा कहाँ? हार्ट के पास। हार्ट क्या होता है कि एक ऐसे पचकता है तो एक खुलता है, जब खुलता है तो इसमें ढेर सारा खून भर जाता है, फिर इसको दबाता है तो पूरा शरीर में खून दौड़ता है, फिर ये खुलता है तो ये कभी कभी यही होता है कि ये दोनों एक ही बार खुल जाता है। कभी ऐसा सिचुएशन हो कि दोनों एक ही बार ओपन हो जाए, मतलब अटैक, मतलब टकरना। जैसे ही टकरता है तो बोलता है हार्ट अटैक। सोचो कितना डेंजर, डेली हम लोग जीत रहे हैं कि आज हार्ट अटैक नहीं है, पता चला कि एगो फूला एगो पचका ही ना हो करके दोनों एक ही बार खुल गया, या दोनों एक बार पचक गया। जब एक बार पचकेगा तो खुलेगा एक ही बार, तो कहीं ना कहीं टकरेगा, तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। सोचो एक दिन धड़कन बोले कि आज हमारे से ना हो तो क्या हाल होगा। एक दिन कोई किडनी जवाब दे दे कि आज हम थकल ही हो, तब सोचो इस सब के बारे में पढ़ना है कि कैसा इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, किडनी का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, फेफड़ा का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है। और भी देखें तो अलग अलग आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके अलावा भी अंदर अलग अलग ग्रंथि है। और भी देखो तो तंत्रिका तंत्र, इसका क्या काम है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। अगर इधर कहीं मच्छर काटा तो तू बिना देखे से मार के ख़त्म कर दो, पूरा एम लेकर के पूरा सटीक हेड शॉट मार करके जान ले लो मच्छर को। कैसे पता चला? वहाँ काट रहा है बिना देखे, बस यहाँ पता चला कि घुटना पर बैठल है, उठाया और मारा जोर से। देख रहे हो कितना मज़ेदार तरीके से विज्ञान काम कर रहा है, कितना मज़ेदार। थोड़ा दिमाग के बारे में ही पढ़ो। दिमाग में अलग अलग प्रकार का 2-3 तरह का दिमाग है, सब अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार का क्रिया हो रहा है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो जो बायोलॉजी पढ़ेगा अपने शरीर के बारे में पढ़ो ना, कितना कमाल का है। अभी पेड़ पौधा तो बाकी है,
अदर जीव तो बाकी है, मछली उछली, कि कैसे सांस लेता है, कैसे रहता है, कैसे रहता। सोचो पेड़ पौधा भी खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। धूप नहीं निकला तो क्या होगा, पत्ता उसका हरा क्यों होता है, हरा रहने का क्या फ़ायदा है, सूख जाए पत्ता तो क्या पेड़ बचेगा कि नहीं। सारा कहानी पढ़ते हैं जीव विज्ञान में, जीव से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित। अभी हम लोग पढ़े घटना, केमिस्ट्री में पढ़े बहुत सारे रसायन के बारे में, कि अलग अलग केमिकल कुछ में मिला तो कुछ बन गया। सोचो कि तीनों मिलता है तब जाके विज्ञान बनता है, तब जा कर के कुछ नया नया खोज होता है। इसी को जो अच्छे से पढ़ता है, कुछ एक्स्ट्रा निकाल देता है, कुछ अलग दिमाग लगा देता है कि अरे अभी तो ये चीज़ बचले है, तो ये कर करके हम कुछ नया खोज कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक। आज दुनिया में सोचो कि हम लोग 1% विज्ञान जान पाए हैं, और दुनिया में अभी सोचो 99% विज्ञान बाकी है। अभी 1% जान करके एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक खोज, एक से एक मशीन। अब अभी अगर 99% और जान गए तब का हाल होगा समझते हो। विज्ञान कितना कमाल का चीज़ है। थोड़ा सा समझो कि वाह 9-10 में इतना मस्त, इतना मज़ेदार विज्ञान, इतना अच्छा चैप्टर छूट गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना। इतना बात बोल के अगर सच में तू पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, अगर लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया, 9-10 में इतना अच्छा चैप्टर था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उसी में तो पढ़ना उत्तक के बारे में, कोशिका के बारे में, कितना मज़ेदार चीज़ है। और अलग अलग बीमारी के बारे में, अलग अलग ग्रंथि के बारे में। देखो शरीर है तो बीमार पड़ेगा। अभी कभी तुम लोग हॉस्पिटल में आकर घूरना, कोई के नक्के में पूरा पाइप लगाया हुआ है, तो कोई मतलब इतना बुरा हाल बीमारी का। तो तुम अपना शरीर के बारे में पढ़ो, बीमारी का लक्षण जानो, बीमारी के बारे में पढ़ो, उसका बचाव पढ़ो, कैसे जिए कि हम बीमार ना पड़े, कैसे अंदर सब कुछ काम कर रहा है। अपना शरीर के बारे में जानने का कितना मज़ा होना चाहिए, कितना रुचि होना चाहिए कि जान लेते हैं जीव विज्ञान। और घटना जानना है तो फिजिक्स पढ़ो, जान जाओ। उसमें और 4 चांद लगाना है तो न्यूमेरिकल बनाओ, और फीलिंग आएगा कि वाह कितना मज़ा है। सोचो ना, विज्ञान के कारण ही तो पॉसिबल हुआ कि तुम मैप में देखना, एक जगह ईरान है और एक जगह इजराइल है, दूरी कम से कम 500,000 किलोमीटर है। सोचो यहाँ ईरान उड़ाया ढेर सारा मिसाइल, 80-90, 180-200 मिसाइल, मतलब समझ रहे हो ना, आसमान में पूरा उड़ के जाएगा, खूब स्पीड से जा करके गिरेगा। सोचो यहाँ से सब कुछ सेटिंग करके लगाया और यहाँ से उड़ाया क्या कि इजराइल में इसी जगह पे इसी आदमी के पास गिराना है। सोचो कि यहाँ से बैठा और यहाँ से उड़ा दिया 1000 किलोमीटर दूर। तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ भी हो अभी, वहाँ से हम 100 मीटर या 200 मीटर या ऐसा जगह है जहाँ दिख नहीं रहा है, और बोले कि लो बगले में मठ पड़रिया बटरा बटरी वाला को अगर हम बोले, या मठ पड़रिया वाला को बोले कि लो भाई तुमको हम मिसाइल दे रहे हैं या बम दे रहे हैं, यहाँ से गिरा दो, सारा मशीन दे दिए, बिना देखे तू गिरा दोगे एकदम सही जगह पे। लेकिन ईरान यहाँ से चलाया और कितना दूर इजराइल है, पूरा सही निशाना, जाके फटाफट वहीं गिरा। एक भी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा के देश में पार, यहाँ से उड़ाया था, ढेर सारे बीच में देश है ना, ऐसा नहीं हुआ कि टूट करके इधर ही गिर गया। सब क्या कमाल हुआ विज्ञान के कारण। आज दुनिया में बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो, एक से एक बड़ा बड़ा, एक से एक खोज, सब कमाल हुआ विज्ञान के कारण। तो देखो विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब मज़ेदार है, कितना खूबसूरत है अगर समझ के पढ़े तो। इस चैप्टर में हम बताया कि देखो विज्ञान का जब पढ़ना कोई भी चैप्टर तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, बस लास्ट में सोचना कि इस चैप्टर से हम क्या सीखें। इस बात को ध्यान रखना कि विज्ञान का हर एक चैप्टर पढ़े तो लास्ट में सोचना कि इस चैप्टर में हम क्या क्या नया जाने। तो इतना कहानी सुनाने के बाद अगर सच में तुम पढ़ने वाले हो, थोड़ा अगर हमारी बात को समझने का कोशिश की हो, तो समझ में आना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे थे। हम बताना चाह रहे थे कुछ उदाहरण दे करके कि देखो विज्ञान का हर एक चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मज़ेदार चैप्टर है 9वां-10वां का। यही वाला 11-12 में भी पढ़ना है। तो जो 9-10 में अभी है वो खूब अच्छे से हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा सर से पूछ के, और जो 11-12 में है वो भी अभी से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला 2026 में एग्ज़ाम होगा 12th वालों के लिए, और 2026 में ही 10th वालों के लिए। तो 10th वाला अपना पढ़ना खूब अच्छे से विज्ञान, और 12th वाला अपना खूब अच्छे से विज्ञान पढ़ना। तो इतना दूर बात, इतना सारा बात बताने का कंक्लूजन यही कि विज्ञान कितना मज़ेदार है। विज्ञान के बिना दुनिया में जितना कुछ तरक्की हो संभव नहीं है। जो कुछ भी खोज हो रहा है सब विज्ञान के कारण हो रहा है। तो 10th क्लास तक पढ़ना ही है तो खूब अच्छे से विज्ञान पढ़ लो,
और 9वां 10वां का ही हम उदाहरण दिए हैं। इतना बात बताए, इतना अच्छा अच्छा हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ बात बताए, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बताए, सब 9 10th में ही था। इतना भी जान जाओगे मज़ा आ जाएगा अच्छे से। और उसी में अगर कोई इंटेलिजेंट है, न्यूमेरिकल पर फोकस कर दिया तो IIT और नीट के लिए तुम सोच पाओगे। और अगर न्यूमेरिकल को इग्नोर किए हो आज तक, 12th में आगे अगर न्यूमेरिकल नहीं बनता है, फार्मूला एक भी याद नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या चैप्टर क्या इसमें पढ़ना है, कुछ अगर ये सब का मतलब आता पता ना है, तो मतलब कितना जीरो हो, समझ रहे हो। तो सोचो, यही सारा बात हम उस दिन किए थे सेशन में कि एक CBSE का बच्चा शुरू से लेकर के 10 साल तक खूब अच्छे से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ खूब अच्छे से एक अच्छा टीचर से पढ़ता है। और एक गांव का बच्चा खूब अच्छे से 10 साल खूब खेलता है, जितना खेल, और 10वां में थोड़ा सा सुधरता है। और एग्ज़ाम 10वां का इतना आसान कि 100 ऑब्जेक्टिव, और बताया जा रहा है कि बाबू 100 को दिए हैं, हल्का हल्का देख के, भारी ना, अपना हिसाब से हल्के देख के रंगना है। देख रहे हो, इतना आसान एग्ज़ाम। ये तो 1 नंबर युवा हो गया, बढ़िया लड़का, थोड़ा भी चलता है दिमाग, 100 में से 50 हल्का हल्का देख के मार देगा, 50 में 50। फिर 2 नंबर युवा बोलेगा कि बाबू 15 को बनाना है, 30 को दिए हैं, हल्का हल्का जे तोरा एकरा में लगे हल्का है, बना करके रंग बना दे। 5 नंबर युवा में 8 को दिए हैं बाबू, 4 को बनाना है, हल्का हल्का देख के बना दो। इससे आसान एग्ज़ाम दुनिया में और कहीं नहीं हो। सही बोल रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना। और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये नियम आया था कोरोना के कारण, और कोरोना हो गया ख़त्म। अगर ये सारा ख़त्म हुआ तब क्या करोगे। इतना आसान एग्ज़ाम में अगर ये हाल है, अगर ये बढ़ जाए, कुछ हो जाए तब। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो कुछ कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी ऐसा रिएक्ट करना है, ऐसा दिल वाला, तो हम समझ जाएंगे कि तुम यहाँ तक देखे हो वीडियो। समझ में आया बात। तो बोर्ड, और ये भी चाहे लिख दो कि हाँ भैया बिहार बोर्ड बहुत ही आसान है, ये वाला बात कर दो कमेंट में, करो। जो यहाँ तक देखा हम समझ जाएंगे कि हाँ तुम यहाँ तक देखे हो। ठीक, तो इतना सारा बात का एक ही मतलब कि सोचो कि विज्ञान कितना मस्त है, और तुम लोग कितना बुरे तरीक़े से विज्ञान के साथ खेला किए हो। तब विज्ञान खेलने का बारी आ गया विज्ञान को तुम्हारे साथ, तो कोई बात नहीं। जो भी 12th में है, 10th वाला को तो कोई दिक्कत नहीं, 9 वाला को अभी से वो पढ़ेगा तो हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 12th में चली गई, जैसे सिमरन हो गई, सिम्पी हो गई, सबीना हो गई, और भी बहुत सारे लड़का में लोग में स्टूडेंट है, ये 3 को ही नाम लिए क्योंकि मतलब बस क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से याद है। इन लोग का नाम बाकी सबके लिए बोल रहे हैं, तो ये लोग के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग हमको बोले थे कि भैया कुछ बता दीजिए, तो हम लास्ट में इन लोग के लिए यही बोलेंगे कि 9वां 10वां बीत गया सो बीत गया। अगर तुम चाहते हो कि 9वां 10वां कंप्लीट करे तो 1-2 महीने में वो तो हो सकता है अच्छे से, लेकिन छोड़ो। अब जो चैप्टर ट्यूशन में पढ़ाई होता है उसको समझने का कोशिश करो। न्यूमेरिकल पर अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि अब नहीं बनने वाला न्यूमेरिकल, फिर भी कोशिश करना, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझो कि क्या पढ़ रहे हैं, उसको समझना है, उसको डेली पढ़ना है। थोड़ा जैसे ट्यूशन से पढ़ के आए तो थोड़ा सा समझ लें कि आज क्या पढ़े ट्यूशन में, आज क्या नया सीखे, फिर जा कर के अगला दिन फिर सोचना है। इस तरीके से अभी से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो फिर रिवाइज कर लेना है। नोट्स बनाना है ज़रूरी। ना समझ में जो चीज़ ट्यूशन में समझ में ना आए, फ़ोन है, यूट्यूब पर सर्च मारो, कुछ भी ढेर सारा टीचर आएंगे जिनसे तुमको मन लग रहा है कि हाँ ये अच्छा समझा रहे हैं, समझ लो। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और केमिस्ट्री एक बात याद रखो, केमिस्ट्री सोच रहे हो कि इसके बिना तत्व का नाम याद किए बिना, उसका परमाणु संख्या, उसका संकेत, कुछ पदार्थ का नाम मतलब फार्मूला, ये सब बिना याद किए तुम सोच रहे हो केमिस्ट्री पढ़ लें तो असंभव। समझ में आया। तो केमिस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है। फिजिक्स अभी जितना पढ़ रहे हो डेली बस पढ़ो, और अगर लगता है कि नहीं हम 9-10 एक बार अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा, तो फिर कभी कॉल करना या मैसेज में करना, या कॉल करना या मैसेज कर देना कि भैया क्या करें, हम चाह रहे हैं कि 9वां 10वां फिर से पढ़ें। तो हम एक तरीका बताएंगे, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। तो इतना तक वीडियो अगर किए हो तो मैसेज करना अगर दिक्कत होगा तो, या कमेंट करके बताना कि हाँ हमको लग जाएगा कि तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो। ठीक, सारा बात बता दिए। अब समझ में आ गया लास्ट में कि विज्ञान कितना मस्त है। अभी बता रहे थे CBSE यानी प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाला बच्चा कि कितना लगातार हर साल पढ़ता है, खूब अच्छे से पढ़ता है। और ई वाला बचवा 9वां 10वां तक मैथ्स ऐस मौज, तो ये लोग अभी कर पाएगा IIT नीट, क्योंकि IIT नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल, उसके अलावा और कुछ नहीं।
बायोलॉजी भी बता दी। तो इस पूरे बात को देखो, जो भी समय लग गया, इस पूरे बात को हम उस दिन करने वाले थे खूब आराम से। अभी तो यही हुआ, एक और पॉइंट बचा है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। अभी हम उसमें इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल सारा का जिक्र करेंगे। यानी इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भी कुछ 1-2 सब्जेक्ट। अभी उसका एक और अलग से वीडियो बनेगा। ये वीडियो था जो साइंस से लेके पढ़ रहा है और लगभग सबके लिए था, जो उस दिन सेशन में आया था। ठीक, तो शायद अब हमको लगता है कि ख़त्म कर दे। कंक्लूजन की बात कर लिए कि देखो विज्ञान का भूमिका पूरी दुनिया में कितना खतरनाक लेवल का है, कि बिना विज्ञान का पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो इतना ही टेक्नोलॉजी ना आया है, आने वाले 10-20 साल में एकदम इतना स्पीड से बढ़ रहा है, एक से एक खोज हो रहा है कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। नहीं पढ़ोगे तो उस समय समझो कि जब बूढ़ा बूढ़ी होगे तो समझो कि अनपढ़ बूढ़ा बूढ़ी रहोगे। उस समय के बच्चा लोग एक से एक टेक्नोलॉजी से खेलते रहेगा और तुम नहीं भी थोड़ा जानकारी रहेगा तो कोई भी उल्लू बना देगा। इसलिए पढ़ना है। फिर अगर बोले इम्पोर्टेंस यानी भूमिका, तो देख ही लिए कि विज्ञान दुनिया में कितना, विज्ञान के बिना क्या क्या मतलब हुआ, अगर नहीं रहता तो नहीं होता। समझ में आया पूरा बात? नहीं अगर समझ में आया तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से एक बार देख लेना। और अगर यहाँ तक देख लिए तो कुछ भी अपना फीलिंग, कुछ भी कमेंट करो कि भैया लास्ट तक देखे, मज़ा आ गया। जो भी लगे, बुरा लगा तो बुरा भी बता देना। और थोड़ा सा एनालाइज करना कि जितना बात हम बोले, बात सही है कि नहीं, नाम का पढ़े हो कि नहीं, काम का पढ़े हो कि जो कुछ याद है अच्छे से, कि एक बच्चा को 9-10 का बच्चा को अच्छे से बता दे। 12th वाला, 12th में जो पढ़ रहे वो लोग अगर एक 9-10 का बच्चा को खूब अच्छे से बता दे कि बाबू इस चैप्टर में इतना मज़ा है, खूब अच्छे से पढ़ना, इतना अगर है क्लियर तो बहुत अच्छा। और नहीं है तो थोड़ा सोचो कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किए ना, तो उस गड़बड़ का सुधार कुछ नहीं। अब थोड़ा सा है, समय देना पड़ेगा 2-3 महीना, तब जाकर ठीक होगा। और उतना नहीं देना चाहते तो जो भी अभी 12th में पढ़ाई हो रहा है ट्यूशन में, बस उसी को पढ़ो। 10th का बोर्ड सबसे आसान बोर्ड है, इतना आसान कोई नहीं है, तो घबराना नहीं है। बस अभी से डेली 4-5 घंटा पढ़ोगे, अपना सिलेबस पूरा करने का कोशिश करो। इसके पहले वाला वीडियो में हम बात किए कि किस हिसाब से अपना कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जानो कि कैसे पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस टाइप से पूछता है। हमारा क्या सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1 साल जो भी समय है कंप्लीट हुआ तो अच्छी बात नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारा हथियार है। इसको 1 साल में चलाना सीखो, तब जाकर कुछ दिन युद्ध में लड़ोगे कि कहीं से पूछ दे। हम सीख क्या है कि एक पार्ट, मज़ा आ जाएगा। तो कुल मिला के इतना सारा बात, फिजिक्स का उदाहरण लिए, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और थोड़ा सा समझने का कोशिश किए कि जानो देखो फिजिक्स कितना मस्त है। और ये हुआ है मात्र 10-15-20%। अभी 80-90% विज्ञान का पूरा कहानी बाकी है। सब पढ़ोगे तो और इसका लेवल और ऊपर जाएगा, तो लगेगा कॉन्फिडेंस की कुछ बुझाता है। समझे? तो देख लो बिहार बोर्ड के लड़कों के साथ कितना बुरा हाल हो रहा है। इंग्लिश का तो अलग ही खेला है। इंग्लिश के बिना तो कितना हो तो कह लो कि भैया हम भारत में रहते हैं, हिंदी बोलेंगे, कुछ भी कर लो, हर चीज़ इंग्लिश में। अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कभी देखो डॉक्टर हिंदी में लिखता है, कभी देखो कि जो दवा है उस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा मोड़ा रहता है, लेकिन अधिकतर इंग्लिश में। सोचो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंग्लिश नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं आता है बढ़िया से, वो डॉक्टर बन जाएगा। इंग्लिश कितना ज़रूरी है, तो ये भी सोचो कि अगर यहाँ देखें तो बोलो भैया हाँ इंग्लिश भी नहीं आता। तो कुल मिला करके देखो कितना मज़ेदार बात है कि विज्ञान कितना मस्त और हम किस लेवल पे हैं। देखो ये सारा बात बताने का एक भी मतलब नहीं है कि तुम डरो, बस थोड़ा सतर्क हो जाओ। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। 10वां में हमको भी इतना नहीं आता था जितना हम भाषण दे रहे हैं ना, हमको भी नहीं आता था। लेकिन हम तुम लोग को अभी से अगर तुम सोचना स्टार्ट कर दे कि बात तो सही है, अब पढ़ेंगे तो थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। साइलेंसर नहीं बनेंगे। साइलेंसर मतलब 3 इडियट में एक आदमी था, वो नहीं बनना है, समझ के पढ़ना है, रेंचो बनना है, समझ समझ के पढ़ना है। कुल मिला करके इतना बात, ठीक। अगर समझ में आ गया है तो हम यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कि इतना तक देखो तो कमेंट ज़रूर करना कुछ, तब हमको लग जाए कि हाँ देखें। और बाकी फिर से अगेन धन्यवाद, ख़त्म का।